मेरे लिए और हमारे भारत के लिए प्रायोरिटी अगर कोई होना चाहिए तो वो बंगाल की मूल जनता होना चाहिए। कहीं और चुनाव होता है तब वहाँ सीआरपीएफ नहीं भेजा जाता, जवानों को नहीं भेजा जाता, लेकिन बंगाल में कहीं और चुनाव होता है तो बम गोले भी नहीं बरसते। एसआईआर की जो प्रक्रिया है 90 लाख से ज्यादा वोट काटे गए। कहना चाहूंगा अगर जरूरत पड़ रहा है इनके पिछवाड़े काटने की तो वो भी काटो, लेकिन कहा जाता है कि बंगाल में लोगों के मन में एक खौफ है मार देने का, काट देने का। इसी दम पे तो इनकी सरकार बन रही थी। क्या ममता बनर्जी बंगाल को भारत से अलग करना चाहती है? जहां पर भारतीय नागरिकों से ज्यादा बांग्लादेशियों का साथ। बीजेपी के शासन में भ्रष्टाचार पूरे तरीके से खत्म हो। 12 साल के कार्यकाल के अंदर मुझे एक घोटाले का नाम बता दे अगर कोई भी विपक्षी नेता। तो सर, पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल जो चल रहा है, जो वहाँ पे सीआरपीएफ के जवान लगातार भेजे जा रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं वो लोगों को दबाव बनाने के लिए, उन पर हमला करने के लिए इतने सारे सीआरपीएफ भेजे जा रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर आप कैसे देखते हैं? देखो मैम, अगर आतंकवादियों पे, रोहिंग्याओं पे दबाव बना रही है, उन पर हमला कर रही है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए और हमारे भारत के लिए प्रायोरिटी अगर कोई होना चाहिए तो वो बंगाल की मूल जनता होना चाहिए, बंगाली भाई होने चाहिए। और जो वहाँ के जो प्रताड़ित पीड़ित, जिसको ममता बनर्जी ने 15 साल से प्रताड़ित करके रखा था, वो और उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा 2.5 लाख नहीं, अगर 3.5 लाख सीआरपीएफ जवान भी लग रहे हैं तो बिल्कुल लगाना चाहिए। क्योंकि अब तक हमने देखा कि बंगाल ही एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ से ईवीएम मशीन तक को उठा लिया जाता था। तो ये चीज़ें ना हो, उनको धमकाया ना जाए, उनको प्रताड़ित ना किया जाए, उनके ऊपर दबाव ना बनाया जाए, इसके लिए 3.5-4 लाख सीआरपीएफ भी लगाना पड़े तो बिल्कुल लगाना चाहिए। जब कहीं और चुनाव होता है तब वहाँ सीआरपीएफ नहीं भेजा जाता, जवानों को नहीं भेजा जाता, लेकिन बंगाल में ही क्यों भेजा जाता? कहीं और चुनाव होता है तो मैम बीजेपी के कार्यकर्ता भी नहीं मारे जाते, कहीं और चुनाव होता है तो बम गोले भी नहीं बरसते, कहीं और चुनाव होता है तो ऐसी गोलियां भी नहीं चलती, कहीं और चुनाव होता है तो मैंने सुना है कि बीजेपी के बटन पे लोग इत्र लगा देते हैं ताकि बाहर आके सूंघने पर पता चले अगर इसने बीजेपी को वोट दिया तो उसको मारते मारते मार डाले। तो ऐसा किसी राज्य में नहीं होता। ये सिर्फ पॉसिबल अगर है तो बंगाल में ही है। ममता बनर्जी का सपना था कि मैं बंगाल को बांग्लादेश बना दूंगी और मोहम्मद यूनिस बन के राज करूंगी। इसको फ्लॉप करने के लिए बीजेपी को जो करना पड़े, साम दाम दंड भेद सब कुछ करना चाहिए। लेकिन अगर इस बार ममता बनर्जी की सरकार बंगाल से नहीं गई तो बंगाल पूरे तरीके से बांग्लादेश बन जाएगा। अच्छा, एसआईआर की जो प्रक्रिया है 90 लाख से ज़्यादा वोट काटे गए, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्योंकि ममता बनर्जी तो कहती है कि वो प्रक्रिया ही गलत हुई है, सिर्फ जो टीएमसी के वोट थे उन्हें ही काटा गया। मैम, हिंदुओं के कटने से, बहन बेटियों के कटने से तो अच्छा ही है ना बांग्लादेशियों के वोट काटे जाए। क्योंकि बांग्लादेशियों के वोट काटे उससे इनडायरेक्टली हिंदू ही बच रहा है। क्योंकि हमने देखा है आरजी कर रेप केस, हमने देखा है संदेश खाली, हमने देखा है मुर्शिदाबाद में कैसे हिंदुओं को पलायन करना पड़ गया, लाखों बहन बेटी को जला दिया गया। तो ये सब चीज़ों से तो वोट कटना बेहतर है। और मैं कहना चाहूँगा अगर ज़रूरत पड़ रहा है इनके पिछवाड़े काटने की तो वो भी काटो, लेकिन इनको भारत से भगाओ। बिल्कुल। अच्छा, अभी हुमायूं कबीर को लेकर मामला काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है कि हुमायूं कबीर को 100 करोड़ रुपए बीजेपी ने दिए हैं जब उन्होंने टीएमसी से अलग होके वोट काटने के लिए ये सब हुआ है। मैम, हुमायूं कबीर ने तो बोला है 1000 करोड़ रुपए मुझे बीजेपी ने दिए, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ये सब चूरन दे रहा है। इसको पता है कि अब ना ये घर का रहा ना घाट का रहा, इसको टीएमसी ने भी लात मार के निकाल दिया है, कहीं का नहीं रहा है। और इसने जो बाबरी मस्जिद के नाम से सब ढकोसला था, ये जनता को इसने चूतिया बनाया। इन शॉर्ट मुसलमानों को चूतिया बनाया। इसके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे तो इसने एक बाबरी मस्जिद का एक ईंट 10 रुपये का खरीद के लाके रख दिया और उसके नाम से करोड़ों रुपये का चंदा जमा कर लिया ताकि बंगाल में चुनाव लड़ सके। लेकिन मैं हुमायूं कबीर हो, चाहे इसका बाप बाबर आ जाए, चाहे औरंगजेब आ जाए, चाहे अकबर आ जाए, अब हमारे भारत में दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। और जो बाबरी मस्जिद बनाने का सपना देखेगा उसका भी वही हश्र होगा जो बाबर का हुआ था। कहा जाता है कि बंगाल में लोगों के मन में एक खौफ है कि ममता बनर्जी की टीएमसी को वोट नहीं दिया तो गुंडागर्दी होगी, ये होगा। और एक काफ़ी ज़्यादा बयान भी चर्चा में आया था कि अगर महिलाओं ने टीएमसी को वोट नहीं दिया तो अगले दिन सफ़ेद वस्त्र तैयार रखें, तो और परफ्यूम इत्र लगाकर वोट देने जाते थे। तो इस चीज़ को लेकर मैम देखो, बंगाल में जो ममता बनर्जी की सरकार अब तक चली आ रही थी वो किस मुद्दे पर चली आ रही थी? डर का, भय का, धमकी का, मार देने का, काट देने का। इसी दम पे तो इनकी सरकार बन रही थी। अगर किसी बंगाली को बुलाकर पूछ लो कि भैया बंगाल में कोई 5 काम बता दो, 5 ऐसा विकास जो बंगाल में हुआ हो, तो बता नहीं पाएगा, उसकी ज़बान लड़खड़ाने लग जाएगी। सिटी ऑफ जॉय जो कलकत्ता नाम से जाना था उसको मैडम जी ने सिटी ऑफ क्राई बना दिया। तो इतना जो एक समय पर आर्थिक और राजधानी हुआ करती थी देश की, आज वो देख लो क्राइम में सबसे बड़ी राजधानी बन चुकी है। तो बंगाल को पूरे तरीके से बांग्लादेश बना दिया इन्होंने। और अगर इस बार बंगाल में ममता बनर्जी नहीं हटी तो असंभव हो जाएगा इस ताड़का को और इस शूर्पणखा को बंगाल से भगाना। अच्छा, क्या मुसलमान में भी कोई ऐसा है कि मुसलमान का समर्थन इस बार बीजेपी को मिल पाएगा, या फिर सिर्फ हिंदू, या फिर हिंदुओं की आँख खुल गई है कि वो इस बार बीजेपी को सपोर्ट? मैम, अब मैं फाइनली बहुत सारी ऐसी वीडियो देख रहा हूँ जहाँ हिंदू भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं।
हिंदू भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हिंदू भी बढ़ चढ़ के निकल रहे हैं। तो जिस तरीके से मैं तो चाहता हूँ भैया पर्सनली, जिस तरीके से आसाम में हिंदुओं ने 85% वोटिंग दी है इस बार बंगाल में भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होनी चाहिए। और जितने हिंदू भाई डर में दहशत में जी रहे थे उनको निकल के फाइनली एक लास्ट बार प्रयास करना चाहिए कि हम इस बार निडर होकर भाजपा को वोट दें, ताकि ये जो हमारे ऊपर काला साया मंडरा रहा था उसको किसी ना किसी तरीके से हटाया जा सके। और अगर इस बार हिंदू यूनाइट नहीं हुआ, इस बार हर घर से गोपाल पाठा नहीं निकला, तो इस बंगाल के जो हिंदू हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाएगा। उनको जिस तरीके से बांग्लादेश में पकड़ पकड़ के मार रहे थे, ऐसे सेम उनका हालत बंगाल में भी होगा। क्या ममता बनर्जी बंगाल को भारत से अलग करना चाहती है, क्या उसे अलग देश बनाना चाहती है? मैडम एक बात बताइए, उसके मंसूबे उसकी सोच देखोगे तो उसने कर ही दिया। जहाँ पर भारतीय नागरिकों से ज़्यादा बांग्लादेशियों का साथ देने की बात होती हो, जहाँ पे बांग्लादेशियों के वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड बनाने की काम होते हो, जहाँ बांग्लादेशियों को योजनाओं का लाभ देने की बात होती हो, जहाँ बांग्लादेशियों को मकान देने की बात होती हो, तो आप अभी भी सोच रहे हैं कि ये क्या एक टुकड़ा करेंगी या नहीं करेंगी? करेंगी। इस देश का एक जो सबसे कमी वाला काम है, हर किसी को प्रधानमंत्री बनना है। कोई भी देश का सेवक बन के काम नहीं करना चाहता है देश के अंदर। आपको याद होगा केजरीवाल जी आए तो वो कहते हैं जी मेरे को प्रधानमंत्री बनाइए, देखिए मैं क्या कर दूंगा। क्या बीजेपी सेवक बनकर काम करना चाहती है? बिल्कुल। सेवक का काम क्या होता है? सेवक का काम ये होता है कि उस कस्बे के, उस क्षेत्र के उस कोने तक जाना, उस बंदे की परेशानी को ढूंढ के लाना जो कोने में बैठा और किसी को दिखता नहीं है। नरेंद्र मोदी ने आज वही करके दिखाया है। आप देखिए गांव-गांव तक शौचालय दिए, मूल चीज़ थी। नल से जल पहुंचाया, जो मटके उठा उठा करके जाना पड़ता था, वहाँ पे योजनाओं का लाभ पहुँचाया गया। बेटियों को पढ़ाने के लिए एक योजना आई, सुकन्या योजना आई, उनकी शादियों तक का खर्चा, उनकी पढ़ाई तक का खर्चा देने के लिए आई। कृषि कल्याण के तहत 6,000 रुपये देने की उन्होंने बात करी। आप देखिए नक्सलवाद मुक्त भारत 99.9% तक करा करके दिखाया, आतंकवाद मुक्त भारत 90% तक करके दिखाया। और क्या अपेक्षा करोगे? 18 घंटे जो इंसान काम कर रहा है भारत के लिए, और झारखंड का कोई कोना हो या उड़ीसा का कोई कोना हो, दिल्ली का कोई कोना हो या गुजरात का कोई कोना हो, उत्तराखंड का कोई कोना हो या मध्य प्रदेश का कोई कोना हो, हर कोने तक जा करके आम जनता की परेशानी को समझना और उस पर कार्य करना, वो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। और बाकी अगर आप देख लेंगे, चाहे राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो, चाहे सपा का वो लीडर अखिलेश यादव हो, या टीएमसी की लीडर ममता बनर्जी हो, या फिर भगवंत मान हो, चाहे फिर ये जो दक्षिण के अंदर हैं, तमिलनाडु के अंदर बैठे हुए हैं, कर्नाटका में बैठे हैं, तेलंगाना में ये लोग बैठे हैं, इनका सबका एजेंडा एक ही है कि हमें प्रधानमंत्री बनना है। काम प्रधानमंत्री वाला नहीं करना है, काम करना है भ्रष्टाचार वाला, बहन बेटियों के शोषण वाला, अराजकता फैलाने वाला, लेकिन प्रधानमंत्री इनको बनना है। बीजेपी के शासन में भ्रष्टाचार पूरे तरीके से खत्म हो चुका है? देखिए पूरे तरीके से तो मैं अगर ये बोलूँ ना कि सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं ये श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि 90% से ज़्यादा भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। और आज भी जो भ्रष्टाचार करता है वो सलाखों के पीछे पाया जाता है। अगर नहीं खत्म हुआ तो मैं कहता हूँ कि पिछली सरकारों में मनमोहन सिंह जी के ऊपर भी एक आरोप था, जो सिद्ध हुआ कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 4G घोटाला, ऐसे काम प्रधानमंत्रियों के ऊपर थे। जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर जीप घोटाला था, बोफोर्स घोटाला राजीव गांधी के ऊपर था, LIC घोटाला था। ये सारे घोटाले प्रधानमंत्रियों पर लगते थे, लेकिन 12 साल के कार्यकाल के अंदर मुझे एक घोटाले का नाम बता दे अगर कोई भी विपक्षी नेता जो नरेंद्र मोदी पे लगाओ। ठीक है, ये बताइए कि बंगाल में जो हिंदू है उसका समर्थन बीजेपी को देखने को मिलेगा, और क्या मुस्लिमों का समर्थन भी बीजेपी को देखने को? देखिए जो वीर अब्दुल हमीद की सोच वाले होंगे वो निश्चय ही बीजेपी के साथ है, क्योंकि देखिए उनका एक मोटिव है। वो कहते हैं कि हमें ये झगड़ा, लड़ाई, मारपीट नहीं चाहिए, हमें देश के लिए काम करना है। क्योंकि आज़ादी के बाद ही तो वीर अब्दुल हमीद साहब ने आर्मी ज्वाइन करी थी ना, सोफिया कुरैशी जी भी आर्मी में गई ना, नाम रोशन किया ना, ऐसा तो नहीं है। तो जो लोग इनके चंद कमलों पे चलेंगे, इनके विचारों पे चलेंगे, वो बीजेपी का साथ देंगे, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना है, उनकी गर्दनें नहीं कटवानी है, मदरसों में भेज करके उन्हें गलत शिक्षा नहीं दिलवानी है, बल्कि उस मदरसे में भेजना जहाँ शिक्षा का असली महत्व प्रदान किया जाता हो। कहा जाता है कि जब जो वोटर है वो वोट डालने जाता है, अगर वो टीएमसी को वोट डालने जाता है तो इत्र लगा कर जाए उंगलियों पर। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि विपक्ष की तरफ से अगर महिलाएं टीएमसी को वोट नहीं देंगी तो अगले दिन सफ़ेद कपड़े वस्त्र तैयार रखें। तो इस चीज़ को देखिए ये तो एक थ्रेट हो गया ना। ये तो कहा जाता है लोकतांत्रिक देश है, जनता को अपनी बात बोलने का, अपना चुनाव देने का अधिकार है। तो ये तो सरेआम हत्या करी जा रही है संविधान की। और मेरे वो भाई कहाँ हैं जो कहते हैं हमारे बाप ने बनाया संविधान, तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम्हारे आंखों के सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो अध्यक्ष रहे थे कमेटी के, उनके नेतृत्व में जो संविधान लिखा गया, आज ममता बनर्जी ईडी के हवाले से फाइल छीन करके भाग गई। क्या वो संविधान की हत्या नहीं थी?
बताइए, क्या बलात्कारियों को जब तक जनता आक्रोश ना भरे तब तक छोड़ देना, क्या वो संविधान की हत्या नहीं है? संविधान के तहत ही जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, उन्हें 9-9 घंटे तक बंधक बना लेना, क्या वो संविधान की हत्या नहीं है? और वोट चोर गद्दी चोर तो इस देश में चला, जबकि वोट चोरी का एक सबूत इन लोगों के पास नहीं है, एक FIR की कॉपी इनके पास नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ED के हवाले से फाइल छीन करके भागी, तो फाइल चोर गद्दी छोड़ क्यों नहीं चलाया राहुल गांधी ने? तो इससे पता चल जाता है कि आपसी मतभेद बुलाए बैठे, क्योंकि हम देखते थे 2014 से पहले लालू प्रसाद यादव सोनिया गांधी जी को मुंह नहीं लगाते थे, अरविंद केजरीवाल सोनिया गांधी को जेल में भेजना चाहते थे, सोनिया गांधी जो है वो जाकर के उद्धव ठाकरे को जेल में भेजना चाहती थी, ये सारे एक दूसरे को मुंह नहीं लगाते थे। और आज अगर स्थिति ऐसी है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि आपसी मतभेद बुलाए बैठे हैं, एक दूसरे को गले लगाए बैठे हैं, कब हटे मोदी और लूट खाएं देश को, यही उम्मीद ये विपक्षी लगाए बैठे हैं। ना मोदी हटेगा और ना इनको देश को लूटने का मौका मिलेगा। बीजेपी की तरफ, बीजेपी को ये भी कहा जाता है कि बीजेपी आकर दूसरे अपोजिशन पार्टीज हैं जो उनके नेताओं को जेल में डाल रही है। अभी हेमंत बिस्वा शर्मा की का भी मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है, तो क्या कहेंगे? मैडम एक बात आइए, हेमंत बिस्वा शर्मा जब चुनाव चल रहे हैं असम के अंदर, उस पर वो पवन खेड़ा जी एक ऐसा टिप्पणी करते हैं जिसका कोई सबूत नहीं है। मतलब अगर भगवान ने जबान दी है तो कुछ भी बोल दो। अगर आपको लगता है कि उनकी वाइफ के 3-3 पासपोर्ट थे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, चलो ठीक है, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? क्यों वहां एफिडेविट देना पड़ता? झूठा पाया जाता तो तिहाड़ जेल के अंदर चले जाते। इसलिए जनता को गुमराह करने के लिए बोलो वोट चोरी, कोर्ट मत जाओ, क्योंकि एफिडेविट देना पड़ेगा, झूठा हुआ जेल जाओगे। EVM में घपला है, बयान दो, लेकिन कोर्ट में मत जाओ क्योंकि एफिडेविट देना पड़ेगा, जेल में चले जाओगे। ऐसे ही बोलो कि इस मुख्यमंत्री की बीवी के 4 पासपोर्ट हैं, उसके ये हैं, फलाना है, लेकिन कोर्ट में मत जाओ। वैसे ये देश संविधान से चलेगा, क्योंकि कोर्ट में जाओगे हलफनामा देना पड़ेगा, हलफनामा झूठा हुआ तो तुम 3 साल की सजा। उन्होंने जब ये दावा किया उनके 3 पासपोर्ट है, उनकी कंपनियां चल रही है, उन्होंने कहा कि मैं बोल रहा हूं बेशक पुलिस आके मुझे पकड़ ले, बीजेपी कुछ भी करे, तो भागे। इतनी तेज तो मिक्का सिंह नहीं भागा था जितनी तेज इस समय पवन खेड़ा जी भागते फिर रहे हैं। हैदराबाद के अंदर गाड़ियों के नीचे छुपना पड़ रहा है। मतलब तीर चलाया राहुल गांधी ने केरला के अंदर, और ले लिया किसने? पवन खेड़ा ने। क्योंकि राहुल गांधी ने कह दिया बेटा तू बहुत राज्यसभा की सीटें मांग रहा है और तू बयान भी दे रहा है, तेरी तपस्या में कमी रह गई थी, तेरी तपस्या पूरी करता हूँ, जाके बोल दे भैया असम के अंदर जो हेमंत बिस्वा शर्मा है उसकी वाइफ जो है उसके 3-3 पासपोर्ट थे। उन्होंने कहा नहीं साहब मैं फंस जाऊँगा। कह रहे फंसेगा या पार्टी से निकालूँ? उन्होंने बयान दे दिया, फंसते निकल रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसे जाल में फंस गए। लेकिन जो हेमंत बिस्वा शर्मा है उन्होंने भी मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर बयानबाजी की, जिसे लगातार अभी प्रदर्शन भी हुआ था कि माफ़ी मांगो, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, तो क्या कहें? तो वरिष्ठ नेता है तो कुछ भी बोलेंगे। आप दलितों के नेता हैं और पूरी कांग्रेस आज कह रही है दलितों का अपमान हो गया। क्या दलितों का अपमान तब नहीं हुआ था जब अयोध्या के अंदर एक 12 साल की बच्ची का बलात्कार करता है मोहिब खान, और जब उसके ऊपर योगी सरकार कार्रवाई करती है तो अखिलेश यादव कहते हैं DNA की रिपोर्ट लाओ, और कोई भी दलित का बड़े से बड़ा नेता या बड़े से बड़ा संरक्षक उस पर आवाज़ नहीं उठाता है। और दलितों के इतने बड़े नेता है तो मैं पूछना चाहूँगा खड़गे जी, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है आपके पूरे परिवार को एक अलग समुदाय के लोगों ने जला के मार दिया था। अब दलितों के पूरे नेता जो हैं उनके पूरे परिवार को अगर एक अलग समुदाय के लोगों ने जला के मार दिया तो उन पर तो 2 शब्द बोलो। मैं ये तो नहीं कहता हूँ सोफिया कुरैशी को बोलो, मीर अब्दुल हमीद को बोलो, मोहम्मद रफ़ी को बोलो, बिस्मिल्लाह खान साहब को बोलो, अतफुल्लाह खान साहब को बोलो, जो अच्छे हैं वो कभी बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आपको साहब को दोषी बोलोगे, आतंकवादी बोलोगे तो आपका विरोध नहीं होगा। लेकिन आप तो वो भी नहीं बोलते, आपको लगता है आपका वोट बैंक चला जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कहा खड़गे जी को, क्या आप उससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। एक बात बताइए, कोई आपके माँ बाप को गालियाँ देगा, कोई आपके परिवार को टारगेट करेगा तो आपको क्रोध नहीं आएगा? एक छोटे से बच्चे से चॉकलेट छीन करके दिखा दो, वो रोने लग जाएगा, वो आपको शब्द बोल देगा गुस्से के अंदर, वो इरिटेट सा हो जाएगा बच्चा। और एक बुजुर्ग को आप जाकर के छेड़ कर दिखा दो, वो भी हो जाएगा। इंसान है, स्वभाव है। अगर आप चलते इलेक्शन में किसी की धर्मपत्नी पे आवाज उठा रहे हो, उनके ऊपर दोष लगा रहे हो, तो ये अखिलेश यादव नहीं है, ये हेमंत बिस्वा शर्मा है। अखिलेश यादव की धर्मपत्नी को बोल दिया गया था निवस्त्र बैठी हुई थी मस्जिद के अंदर, जब तो अखिलेश यादव की चुप्पी थी, उस समय मुंह नहीं खुला था। लेकिन ये हेमंत बिस्वा शर्मा अगर उनकी धर्मपत्नी पे कोई झूठा आरोप लगाएगा तो वो उसी भाषा में जवाब देंगे।